दोस्तों, पिछले लंबे समय से मंदी की मार झेल रहे सस्ते घरों यानी अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट को इस बजट में संजीवनी मिलने की उम्मीद थी, जो कि फिलहाल अधूरी रह गई। ये सच है कि अफोर्डेबल हाउसिंग बाजार में लंबे समय से मंदी छाई हुई, लेकिन इस बजट में भी इसे लेकर कोई बड़ी राहत नहीं दी गई। ऐसे में जहां मिडिल क्लास और बिल्डरों में मायूसी है, वहीं सरकारी प्रॉपर्टीज और डेटा सेंटर्स पर बड़े फैसलों ने निवेशकों के लिए नए रास्ते खोल दिए। लेकिन रियल एस्टेट जगत के जानकारों का भी मानना है कि इस बार के केंद्रीय बजट में सस्ते और किफायती घरों की मांग को दोबारा बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। चलिए एक एक कर जानते हैं कि इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एनरॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी कहते हैं कि रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ये एक बड़ी निराशा है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के बाद से किफायती घरों की बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है और इस बजट में भी इसके लिए कोई खास घोषणा न होना सेक्टर के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने इसके लिए एनरॉक के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। कहते हैं कि कोरोना महामारी के बाद सस्ते घरों की बिक्री में भारी गिरावट आई। साल 2019 में जहां कुल बिक्री में इन घरों की हिस्सेदारी 38% से ज्यादा थी, वहीं 2022 में गिरकर 26% और 2025 में मात्र 18% रह गई। अनुज पुरी आगे कहते हैं कि इस सेक्टर को बचाने के लिए खरीदारों और बिल्डरों को ब्याज में छूट जैसे सीधे फायदों की सख्त जरूरत थी। वहीं बजट में सस्ते घरों की परिभाषा को बदलने या फिर आर्थिक मदद देने जैसी कोई घोषणा न होना निराशाजनक है, क्योंकि शहरों में सबके लिए घर के सपने को पूरा करने के लिए ये बहुत जरूरी था। इस बारे में नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन शिशिर बैजल भी इस बात से सहमत है। वो कहते हैं कि ये दुखद है कि बजट में रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए कोई खास वित्तीय छूट नहीं दी गई, खासकर किफायती घरों के लिए, जो कि पहले से ही पूरे सेक्टर के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। शिशिर बैजल आगे कहते हैं कि छोटे और मझोले शहरों यानी टियर 1 और टियर 2 में विकास के मौकों और शहरी इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी पर जो ध्यान दिया गया है, उससे आने वाले समय में घरों और गोदामों की मांग को मजबूती मिलेगी। वो आगे कहते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट भाषण में एक खास प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा है कि सरकारी कंपनियों यानी CFSCs की बड़ी प्रॉपर्टीज से फंड जुटाने और उनके बेहतर एलोकेशन के लिए REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाए जाएंगे। इसे लेकर CBRE के चेयरमैन और CEO अंशुमन मैगजीन ने इस फैसले का स्वागत किया है। वो कहते हैं कि सरकारी संपत्तियों को REIT के दायरे में लाना एक बड़ा बदलाव है। इससे बाजार में मजबूती आएगी, क्योंकि इन कंपनियों के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज है। साथ ही इससे म्यूचुअल फंड जैसे बड़े निवेशक का भरोसा और निवेश भी इस सेक्टर में बढ़ने वाला है। इसे लेकर अनुज पुरी कहते हैं कि REITs का टारगेट रेलवे प्रॉपर्टीज, पोर्टलैंड्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, टेलीकॉम टावर और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के करीब 10 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज का बेहतर इस्तेमाल करना है। वो कहते हैं कि इसका उद्देश्य इन प्रॉपर्टीज पर नियंत्रण खोए बिना बड़े निवेशक का पैसा खींचना है, जिससे सरकारी कंपनियों की लगातार कमाई होती रहे। इससे REITs पर टैक्स नियमों को आसान बनाने और छोटे निवेशकों को जोड़ने की मांग को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स भी यही मान रहे हैं कि बजट 2026 में अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को लेकर कोई ठोस योजना नहीं बताई गई, जिसे लेकर रियल एस्टेट सेक्टर में भारी मायूसी है। दोस्तों, इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। याद दिला दें कि ये खबर महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने रियल एस्टेट एक्सपर्ट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।